We will study about electromagnetic waves. So before that we discuss about waves in one dimension. We will discuss in general about waves, और we will discuss some mathematics और some wave equations कि वन डायमेंशन में कोई वेव मूव कर रही है तो अगर हमें उसकी इक्वेशन लिखनी हो तो वो कैसे लिखेंगे, वेव के साथ कौन कौन से पैरामीटर्स लिंक हैं, एसोसिएटेड हैं। ठीक है, तो हम वो चीज़ें आज जर्नल डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो उसकी इक्वेशंस बनाएंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन क्या है। अ वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस ऑफ कंटिन्यूस मीडियम। कोई मीडियम जो कंटिन्यूस है उसमें एक डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर दी है एक पॉइंट पे, लेकिन धीरे 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 वो डिस्टर्बेंस क्या है, आगे जाती जाती है। ठीक है, यहाँ पे कोई जैसे रस्सी ले ली, रस्सी को मैंने यहाँ से झटकाया तो वो धीरे धीरे ऐसे जो इसकी डिस्टर्बेंस है पहले यहाँ आएगी, फिर यहाँ से बैठ जाएगी रस्सी, फिर इधर से उठेगी। तो ऐसे ऐसे जो डिस्टर्बेंस है वो फिक्स शेप लेके डिस्टर्बेंस जो प्रोपेगेट करती है, प्रोपेगेट करना मतलब मूव करना विद ए फिक्स शेप एट कांस्टेंट वेलोसिटी। So in case of absorption, the wave will diminish in size as it moves. तो कई बार क्या होता है कि जिस मीडियम में वो वेव बनी है वो मीडियम उसमें उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और वेव आगे मूव नहीं करती। ठीक है, जैसे आप पानी में पत्थर फेंकते हो तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक की वेव्स बनती हैं, उसके आगे तो नहीं बनती, बिकॉज एब्जॉर्प्शन हो जाती है तो वहीं पे डैम्पिंग हो जाती है, वेव्स वहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर मीडियम डिस्पर्सिव या डिफरेंट फ्रिक्वेंसी डिस्पर्सिव होगा तो अलग अलग जो फ्रिक्वेंसीज हैं उनकी स्पीड अलग अलग होगी 2 और 3 डायमेंशंस। जैसे जैसे वेव आगे बढ़ेगी, ठीक है, तो उसका एम्पलीट्यूड क्या है, पहले बहुत ज़्यादा होगा, धीरे धीरे जो उसकी परपेंडिकुलर उसका डिस्टेंस जो डिस्टर्बेंस कर रही है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। और जो स्टैंडिंग वेव्स होती हैं दे डू नॉट प्रोपेगेट एट ऑल। लेट अस डिस्कस द मैथमेटिक्स लिंक विद अ वेव एट फिक्स शेप। हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक वेव है जो कांस्टेंट स्पीड से जा रही है और फिक्स शेप है। फॉर द कन्वीनियंस वी आर टेकिंग द सिंपलेस्ट केस। तो ये वेव एक कंसीडर कर ली, ठीक है। जेड अगर पॉइंट ले लिया, टी टाइम 0 जब है तो उसको मैंने सपोज कर लिया एफ फंक्शन से लिख दिया वेव को, एफ जेड 0 एट टाइम टी इज इक्वल टू 0। और सपोज कर ली जो इसकी डिस्टर्बेंस है, वेव है जो वो वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर जाएगी, वी इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो सपोज कर लिया वो टी टाइम पे यहाँ पहुँच गई वेव, ठीक है। देन फंक्शन क्या है, एफ जेड टी। तो जो एफ जेड 0 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल स्टेज 0 टाइम पे जब इनिशियली, सपोज इसको मैंने जी जेड से रिप्रेजेंट कर लिया। और जो टी टाइम पे होगा एफ जेड टी, ये रिप्रेजेंट करेगा कि जेड पॉइंट से टी टाइम में कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर कर ली। ठीक है, तो वेव को हम किसी फंक्शन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और एफ जेड टी का मतलब क्या है, वी कैन से एफ जेड टी ये किसके इक्वल होगा, एफ जेड माइनस वी टी 0। जो फंक्शन अगर हम टी टाइम पे लिख रहे हैं तो 0 टाइम पे अगर वो देखें तो मतलब लेफ़्ट इसने वी टी डिस्टेंस कवर कर लिया यहाँ से यहाँ तक। और अगर पीछे जाएं हम लेफ़्ट साइड में तो वी टी माइनस करना पड़ेगा हमें जेड में से। तो वी कैन राइट एफ जेड टी इज इक्वल टू एफ जेड माइनस वी टी 0 टाइम पे जो फंक्शन है वो टी टाइम पे जेड पोजीशन पे पहुंचा है, तो इसका मतलब 0 टाइम पे वो कहाँ था, जेड माइनस वी टी, क्योंकि मैंने सपोज कर लिया कि टी टाइम में वो वी वेलोसिटी से मूव किया है। ठीक है, देन द फंक्शन कैन बी रिटन जी जेड माइनस वी टी। और हम कोई भी वेव है अगर वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो वेव को अगर फंक्शन से रिप्रेजेंट करना हो तो कौन कौन से फंक्शंस हैं जिनसे हम किसी वेव को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एफ जेड टी इसको लिख सकते हो आप, अगर ए और बी दो कांस्टेंट है इट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक ए एक्सपोनेंशियल माइनस बी जेड माइनस वी टी स्क्वायर। और एफ जेड टी को लिख सकते हैं साइन बी जेड minus vt, or you can write it in this form. So these are the possibilities in which you can express the function f z t, where a and b are constants. All these three equations, these represent waves. तो अब सपोज कर लिया कोई स्ट्रिंग है, कोई भी रस्सी है, उसमें वेव प्रोड्यूस की और उसके अंदर टेंशन टी है। सपोज इक्विलिब्रियम पोजीशन से उसको डिस्प्लेस कर दिया, पहले वो जेड पोजीशन थी उसकी और अब सेकंड पोजीशन वो डिस्टर्बेंस आ गई है जेड प्लस डेल्टा जेड पे। तो जो उस पर फोर्स लगी है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टेंशन।
टी साइन सपोज उस स्ट्रिंग का छोटा सा पोर्शन एज्यूम कर लिया, ठीक है। इस साइड टी टेंशन है, इस साइड भी टी टेंशन है। जेड एक्सिस में सपोज ये जो पॉइंट था जेड, आफ्टर सम टाइम इट इज़ एट जेड प्लस डेल्टा जेड, इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस हुआ है। तो ट्रांसफ़र नेट जो ट्रांसवर्स फोर्स होगी इस सेगमेंट में, जेड डेल्टा जेड सेगमेंट में, दैट फोर्स इज टी साइन थीटा डैश माइनस टी साइन थीटा। अगर सपोज कर लें थीटा और थीटा डैश बहुत छोटे हैं, बहुत स्मॉल हैं, तो इनको लिख सकते हैं, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं उस केस में, टेन थीटा। देन द डेल्टा एफ इज इक्वल टू टी टेन थीटा डैश माइनस टेन थीटा। और टेन थीटा को आप लिख सकते हैं करली एफ बाय करली जेड फ्रॉम दिस। Here on y-axis we have f function and on x-axis we have z. So tan theta can be represent curly f by curly z. So delta f क्या आ गया, t curly f by curly z, z plus delta z minus curly f by curly z at z. और ये क्या है, सिंगल डेरिवेशन पार्शियल डेरिवेटिव है, उसका डिफरेंस है z प्लस डेल्टा z और z के बीच में। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f विद रिस्पेक्ट टू z इंटू डेल्टा z। तो ये आ गया ट्रांसवर्स फोर्स। एंड फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, मास इंटू एक्सेलरेशन इज फोर्स। सो अगर यूनिट लेंथ का मास म्यू है और मैंने कितनी सेगमेंट की लेंथ ली है, डेल्टा जेड, तो मास कितना हो गया टोटल, म्यू इंटू डेल्टा जेड इंटू दिस करली स्केयर एफ बाय करली टी स्केयर। सो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन हम ये वी कैन पुट दिस राइट हैंड साइड इक्वल, तो दोनों को इक्वल रख दिया, डेल्टा जेड कैंसिल हो गया। सो करली स्केयर एफ बाय करली जेड स्केयर इज इक्वल टू म्यू, ये टी इधर आके डिवाइड हो जाएगा, करली स्केयर एफ बाय करली जेड स्केयर। ये इक्वेशन आ गई वेव की। टू बाई टी की जगह मैंने लिख दिया वन बाई वी स्केयर, वेयर वी इज इक्वल टू टी बाय म्यू अंडर रूट, ठीक है। सो दिस इक्वेशन करली स्केयर एफ बाय करली जेड स्केयर इज इक्वल टू वन बाई वी स्केयर करली स्केयर एफ बाय करली टी स्केयर। दिस इज क्लासिकल वेव इक्वेशन। और इसके सॉल्यूशंस क्या हैं, फंक्शन एफ जेड टी और जी जिसको हम लिख सकते हैं जी जेड माइनस थ्री टी एज आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर। एफ जेड टी है, they will be the solution of this classical wave equation. F z t will be of type a cos k z minus vt plus delta. Here a is what, a is amplitude of the wave, it is positive। कोई भी वेव है उसमें कितनी परपेंडिकुलर उस वेव के अंदर डिस्टर्बेंस आ रही है, दैट इज एम्पलीट्यूड। डेल्टा इज़ फेस कांस्टेंट और इसकी वैल्यू जो है डेल्टा की, इट विल बी फ्रॉम ज़ीरो टू टू पाई, बिटवीन ज़ीरो एंड टू पाई। और अगर z इज़ इक्वल टू हम ले लें वी टी माइनस डेल्टा बाई के, उस केस में जो फेस है वो कितना होगा, ज़ीरो। यू कैन सॉल्व इट बाय योर सेल्फ। और यहाँ जो सॉल्यूशन में दिस फंक्शन में जो ये के आया है, दिस के, इसको बोलते हैं वेव नंबर। एंड वेव नंबर और लैम्डा कैसे रिलेटेड है, लैम्डा इज इक्वल टू होता है टू पाई बाय के। कोई भी ये वेव है, दिस इज लैम्डा, यू नो वेव लेंथ इज डिफरेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ्स, यू नो। और वेव की वेलोसिटी अगर v है एंड दिस मैक्स जो परपेंडिकुलर एम्पलीट्यूड है, ये डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं a एम्पलीट्यूड। और सेंट्रल जो मैक्सिमा आ रहा है वो कितने डिस्टेंस पे आएगा, डेल्टा बाय के पे। विद टाइम वेव इस तरफ बढ़ रही है v वेलोसिटी से। एट एनी फिक्स पॉइंट जेड स्ट्रिंग वाइब्रेट अप एंड डाउन। तो पूरा जो एक साइकिल कंप्लीट करेगी वो कितने टाइम में करेगी, t टाइम पीरियड में। और t इज गिवन बाय टू पाई बाय के वी। ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, यू नो फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। और वन बाय टी को लिख सकते हैं यहाँ से, इसका रेसिप्रोकल कितना आएगा, के वी बाय टू पाई, और इज इक्वल टू आ जाएगा। और के बाय टू पाई क्या है, वन बाय लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू टू पाई बाय के। इसका उल्टा ले लेंगे तो के बाय टू पाई क्या आएगा, वन बाय लैम्डा। तो वी न्यू किसके इक्वल आ गया, न्यू इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल आ गया, v ओवर लैम्डा।
So this is the frequency of the wave, this is time period, and this is the wavelength in terms of wave number k. ओमेगा अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो इट इज़ इक्वल टू 2 पाई इंटू न्यू, और न्यू की जगह हम फिर से लिख सकते हैं v बाय लैम्डा, और 2 पाई न्यू को हम लिख सकते हैं k इंटू वी वेलोसिटी। ओके, यहाँ से अगर देखो के वी ओवर 2 पाई, ये 2 पाई को इधर मल्टीप्लाई में ले जाओ, 2 पाई इंटू न्यू बन जाएगा, इज इक्वल टू क्या रह जाएगा के वी। तो वही चीज़ यहाँ लिखी है। इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा के टर्म में कैसे लिख सकते हैं? यू कैन राइट इट लाइक दिस, ए कॉस के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। और अगर उल्टी साइड में मूव कर रही है वेव, ये तो अगर राइट साइड में जा रही है, अगर लेफ्ट साइड में जाएगी तो ये साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस ओमेगा टी आ जाएगा और यहाँ प्लस डेल्टा की जगह पे आ जाएगा माइनस डेल्टा। ठीक है, सो दिस इज द फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ angular frequency omega. These are the solutions to the wave equation. Again, if you want to write in form of complex notations, then you know this Euler's formula, e raised to iota theta is equal to cos theta plus iota sin theta. तो इस फॉर्मूला का यूज़ करके फंक्शन का ये रिजल्ट आएगा, एफ जेड टी इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ ए एक्सपोनेंशियल आइटा के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ये जो आ रही है इट रिप्रेजेंट द रियल पार्ट। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन कैसे लिख सकते हैं? अगर ए हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ले लें, यहाँ पे ए कॉम्प्लेक्स ई रेज टू आइटा के जेड माइनस ओमेगा टी, here a is the complex, this a bar is the complex amplitude, it is equal to a into exponential iota delta। और so एफ जेड टी जो है it can be written as the real part of this complex wave function f बार जेड जेड टी। इस जो कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन का जो रियल पार्ट होगा वो किसके इक्वल होगा? एफ जेड टी के इक्वल।